हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो था एपीकल्चर, जिसे हम हिंदी में मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन पढ़ने से पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ये पढ़ा था कि मतलब मधुमक्खी पालन के अंदर ही, एपीकल्चर के अंदर ही जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो ये पढ़ा था कि जो हमारा मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, वो रिप्रोड्यूस जो है वो किस तरीके से करती है, यानी उनके अंदर जनन जो है वो किस विधि के द्वारा जो है संपादित होता है। अगर मैं जनन की बात करती हूँ तो वैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो हनी कॉम्ब होता है या जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कुछ स्पीसीज मैं बोल सकती हूँ सिस्टम पाया जाता है या फिर जाति तंत्र जो है वो पाया जाता है। जाति तंत्र का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि जो मधुमक्खी के मैं बोल सकती हूँ कॉलोनी होती है, जिसको हम हनी कॉम्ब भी कहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं, उसमें नॉर्मली 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ या 3 टाइप्स की हनी बी जो है वो प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट वन लार्जर वन या सबसे बड़ी जो मधुमक्खी होती है वो क्वीन कहलाती है। सेकेंड वन इज नोन एज द मेल हनी बी, जिसे नर मधुमक्खी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में उसे ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी जो मधुमक्खी होती है दैट इज नोन एज द वर्कर हनी बी, या फिर जिसे हिंदी में हम श्रमिक मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो क्वीन होती है और जो हमारा मेल मैं बोल सकती हूँ हनी बी होती है, यानी ड्रोन जो होता है, जो नर मधुमक्खी होती है, ये दोनों फर्टाइल होती है। दोनों जो है वो फर्टाइल मतलब दोनों जो है वो निषेचन करने में सक्षम होती हैं। लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होती है यानी वर्कर हनी बी होती है वो स्ट्राइल होती है, यानी बंध्य होती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करती है। इतनी बातें करने के बाद में हमने रिप्रोडक्शन करवाया और रिप्रोडक्शन करवाने में हमने एक न्यूपिटल फ्लाइट देखा जिसको विवाह उड़ान के नाम से जानते हैं। विवाह उड़ान का मतलब क्या है कि जब क्वीन को या फिर मैं बोल सकती हूँ जब रानी मधुमक्खी को रिप्रोड्यूस करना होता है यानी जनन की विधि प्रदर्शित करनी होती है तो वो आकाश में ऊंचाई तक जो है, आकाश में ऊंचाई तक जो है फ्लाई करती है, यानी हवा में बहुत ऊंचा जो है वो उड़ती है। और उस कंडीशन में मैं प्रॉपरली बोल सकती हूँ, उस कंडीशन में इस क्वीन के साथ में जो ड्रोन्स होते हैं या जो नर मधुमक्खी होती है वो भी क्या करती है, साथ में उड़ान जो है वो भरती है। इसी जो फ्लाइट है, यही जो फ्लाइट है जिसमें वो बहुत हाई मैं बोल सकती हूँ डिस्टेंस तक उड़ रहे हैं, इसी को हम न्यूपिटल फ्लाइट या फिर मैं बोल सकती हूँ विवाह उड़ान के नाम से जानते हैं। जो मैटिंग की प्रोसेस होती है, कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है, या जो मैं बोल सकती हूँ सिंपल जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो हवा के अंदर ही कंप्लीट होती है, यानी इनसाइड द एयर जो है वो कंप्लीट होती है। फीमेल जो क्वीन होती है वो हवा के अंदर ही मेल से या ड्रोन से स्पर्म्स को रिसीव करती है, यानी शुक्राणुओं को ग्रहण करती है और अपनी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है स्पर्म थिका, उस स्पर्म थिका के अंदर स्टोर करके रखती है। और ये स्पर्म थिका के अंदर जितने स्पर्म्स उसने स्टोर कर लिए, जितने शुक्राणुओं का संग्रहण कर लिया, वो सारे के सारे शुक्राणु जो है वो लंबे समय तक मैं बोल सकती हूँ जो फीमेल क्वीन है उसकी बॉडी में रहते हैं और लाइफ टाइम वो इन्हीं की सहायता से रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन जो है वो करती है। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए अब उसे दोबारा बार बार शुक्राणु लेने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही बार में स्पर्म्स को रिसीव करती है, अपनी स्पर्म थिका के अंदर स्टोर करती है और फिर लाइफ टाइम फर्टिलाइजेशन करने के लिए उनको यूज करती है। That after that we have discussed the another process which is known as the egg and egg laying process, यानी अंडे और अंडे देने की प्रक्रिया। अंडे और अंडे देने की प्रक्रिया में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही कॉपुलेशन हो जाता है, जैसे ही मैथुन की क्रिया संपादित हो जाती है तो उसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद में जो फीमेल होती है, फीमेल यानी क्वीन जो होती है वो अंडे देना जो है वो शुरू कर देती है। और उस सिचुएशन में अंडे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी एग्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। या तो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होते हैं यानी निषेचित होते हैं। निषेचित होने का मतलब है कि जो एग है वो स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हो जाएगा, शुक्राणु के साथ में निषेचित हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि फीमेल जो एग दे रही है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी स्पर्म्स उनको फर्टिलाइज नहीं कर पाए और ऐसे अंडों को हम अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर अनिषेचित अंडों के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो अनिषेचित अंडे होते हैं, वो पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन करके मेल या फिर ड्रोन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो निषेचित अंडे होते हैं यानी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो मैं बोल सकती हूँ क्वीन का या फिर वर्कर हनी बी। सिंपल ये ध्यान रखना है कि फीमेल हनी बी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो मादा मधुमक्खी होती है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
इतनी बातें करने के बाद में हमने इसमें मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था, जिसे हिंदी में कायांतरण के नाम से जानते हैं। कायांतरण का मतलब क्या है कि जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता तो एग कुछ समय के पश्चात लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लार्वा में मैं बोल सकती हूँ बदल जाता है। और फिर लार्वा जब वयस्क में परिवर्तित होगा, यानी जब लार्वा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस, या हिंदी में कहा जाता है कायांतरण। कायांतरण में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले अंडा होगा। नॉर्मली जो कायांतरण होता है, जो मैचुरेशन होता है, परिपक्व होता है, वो 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। फर्स्ट जो फेज होगी वो अंडा या एग फेज हो जाती है। सेकंड, अंडे से लार्वा बनता है, यानी एग से लार्वा का फॉर्मेशन होता है। फिर लार्वा से एक प्रॉपर कैटरपिलर अवस्था बनती है, कैटरपिलर अवस्था जिसको हम प्यूपा के नाम से जानते हैं। और फिर प्यूपा जो है वो मैं बोल सकती हूँ फाइनली एडल्ट हनी बी या वयस्क मधुमक्खी में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा था कि रानी जो होती है यानी क्वीन जो होती है, इसका कंप्लीट मैचुरेशन डेवलपमेंट जो है वो 21 दिनों में हो जाता है। मतलब एग से रानी बनने में 21 दिन लगते हैं। एग से क्वीन बनेगी तो 21 डेज के अंदर बन जाएगी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारी वर्कर हनी बी होती है ये 21 डेज में बन जाती है, और जो मेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो 24 डेज के अंदर जो है वो बनते हैं। और इसी के साथ में हमारा लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी या मधुमक्खी का जीवन चक्र जो है वो क्या हुआ था, टॉपिक जो है वो पूरा हो गया था। नया टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि मधुमक्खी पालन की विधियाँ क्या होती हैं, यानी मेथड्स ऑफ एपिकल्चर, और या फिर जिसे बी कीपिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे मधुमक्खी पालन की विधियां। हेडिंग डालेंगे मधुमक्खी पालन की विधियां। मधुमक्खी पालन की विधियां इंग्लिश में लिखेंगे मेथड्स ऑफ एपिकल्चर। मेथड्स ऑफ एपिकल्चर, या फिर इसी को कहेंगे बी कीपिंग। हेडिंग डाल देंगे मधुमक्खी पालन की विधियां, या फिर बी मेथड्स ऑफ एपिकल्चर ऑब्लिक करके बी कीपिंग। चलिए लिखेंगे मधुमक्खी पालन की 2 प्रमुख विधियां होती हैं। मधुमक्खी पालन की 2 प्रमुख विधियां होती हैं। मधुमक्खी पालन की 2 प्रमुख विधियां होती हैं। There are two popular methods of beekeeping. There are 2 popular methods of beekeeping ऑब्लिक करके एपिकल्चर। ठीक है, चलिए अब पहली विधि कौन सी है जो पारंपरिक हो जाएगी, जो बहुत पहले से काम में ली जा रही है। तो पहली को बोलेंगे पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि, या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडिजीनस मेथड। भाई ऑब्वियसली जब पारंपरिक विधि है तो इसे प्राचीन समय से काम में लिया जाता है, यानी इट इज यूज्ड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, यानी बहुत ज्यादा पहले समय से इसको यूज में लिया जा रहा है। और ये पारंपरिक विधि है, मतलब इंडिजिनस मेथड है, यानी कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन या इसका उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। तो यह है पारंपरिक विधि है, यह है पारंपरिक विधि है, यह है पारंपरिक विधि है जिसका उपयोग प्राचीन काल से, जिसका उपयोग प्राचीन समय यानी एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय या एंशिएंट टाइम से
किया जा रहा है, एंशिएंट टाइम से किया जा रहा है, किया जा रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट इज द, इट इज द, इट इज द CRUDE क्रूड मेथड, पारंपरिक इंडिजीनस को क्रूड भी कहते हैं, तो इट इज द क्रूड मेथड, क्रूड मेथड, क्रूड मेथड which is utilized, which is utilized since, which is utilized since ancient time, ancient time, ancient time। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसमें इसमें दो प्रकार के छत्तों का उपयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार के छत्तों, छत्तों को इंग्लिश में कहेंगे हाइव्स या फिर कॉम्स भी कह देते हैं। हाइव्स या फिर कॉम्स का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे it uses two different types of hives, two different type of hive, two different type of hives ऑब्लिक करके कॉम्स, कॉम्स। ठीक है, चलिए पहला हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा जिसे स्थिर छत्ता कहते हैं। हिंदी में कहेंगे स्थिर छत्ता, और इंग्लिश में कहा जाता है वॉल ऑब्लिक करके फिक्स्ड छत्ता, फिक्स्ड हाइव्स। या तो वॉल पे होगा या फिर पेड़ों की शाखाओं पे होगा, तो हिंदी में कहा जाता है स्थिर छत्ता, स्थिर छत्ता, स्थिर छत्ता। मतलब ऑब्वियसली फिक्स दिख रहा है तो किसी ना किसी जगह पर, फिक्स जगह पर जो है ये बनेगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इस प्रकार का छत्ता मधुमक्खियां, इस प्रकार का छत्ता मधुमक्खियां, इस प्रकार का छत्ता मधुमक्खियां दीवार की छतों या दीवार, या डायरेक्ट लिखेंगे दीवार या पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर बनाती हैं, पेड़ों की शाखाओं पर बनाती हैं, बनाती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस टाइप ऑफ हाइव्स आर, दिस टाइप ऑफ हाइव्स HIVES, तो दिस टाइप ऑफ हाइव्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय हनी बी, constructed by honeybees, constructed by honeybees on walls or walls or walls or walls or branches of tree, walls or branches of tree। या तो दीवारों पे बनेगा ये छत्ता जो फिक्स्ड, मैं बोल सकती हूँ हाइव है, हाइव मतलब वही मधुमक्खी का छत्ता कॉम ना, तो जो वॉल या फिक्स्ड हाइव है वो या तो दीवारों पे बनाएंगी मधुमक्खियां या फिर पेड़ों की शाखाओं पे बनाएंगी, यानी ब्रांचेस ऑफ ट्री पे बनाएंगी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये जो हाइव होता है वो
तीन साइड से या साइडों से क्लोज होता है, केवल एक साइड से या एक सतह से क्या होता है, खुला होता है, जिसकी सहायता से जो ओपन मैं बोल सकती हूँ सरफेस होती है, उसकी सहायता से मधुमक्खियां अंदर और बाहर जो है वो जा सकती हैं। बेसिकली एंट्री के लिए क्या होता है, एक पोर्शन जो है वो खुला हुआ होता है हाइव का। ठीक है, तो लिखेंगे यह है छत्ता, यह है छत्ता, यह है छत्ता केवल केवल एक तरफ से, एक तरफ से खुला होता है। यह है छत्ता केवल एक तरफ से खुला होता है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से मधुमक्खियां, जिसकी सहायता से मधुमक्खियां, मधुमक्खियां अंदर व बाहर, मधुमक्खियां अंदर व बाहर जाती हैं, अंदर व बाहर जाती हैं। मतलब एक पोर्शन से खुला होता है जो हनी बी को एंट्री प्रोवाइड करने का काम करता है ना। तो दिस द हाइव इज ओपन, द हाइव इज ओपन, द हाइव इज ओपन, ओपन only on one side, the hive is open only on one side for the entry of, one side for the entry of, for the entry of honeybee, for the entry of honeybee, for the entry of honeybee। और ये पहला छत्ता होता है पूरा। चलिए सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे मूवेबल हाइव, मूवेबल हाइव, मूवेबल हाइव्स, हिंदी में कहेंगे चल छत्ता। चल छत्ता का मतलब खुद तो नहीं चल पाएगा, पर हम चाहें तो इसे उठाकर यानी इसे पिक करके एक से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। भाई चल छत्ते का मतलब ये नहीं है कि छत्ता इधर उधर गति करेगा, खुद मूवमेंट दिखाएगा, नहीं। चल छत्ता ऐसा होगा कि किसी ऐसी जगह पर बनाया जाएगा जिसको अगर हम चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, या हम चाहें तो उसको एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं। तो अगर ऐसे छत्ते की मैं बात करूंगी तो या तो इसे, इस प्रकार के जो छत्ते होते हैं उन्हें या तो लकड़ी के बॉक्स में बनाया जाता है या फिर मिट्टी के बॉक्स या बर्तनों में जो है वो बनाया जाता है। तो लिखेंगे इस प्रकार के छत्ते, इस प्रकार के छत्ते, इस प्रकार के छत्ते लकड़ियों के बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स, डायरेक्टली लिखेंगे लकड़ी के बॉक्स या मिट्टी के, लकड़ी के बॉक्स या मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं। और फिर अगर ये ऐसी जगह में बना रहे, या तो बॉक्स में बना रहे या मिट्टी के बर्तन में बना रहे, तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है। तो दीज हाइव्स आर मेड इन, these boxes are made in wooden boxes or wooden boxes or wooden boxes or wooden boxes or earthen, earthen या फिर soil pots, soil pots, earthen या soil pots। So these hives are made in wooden box, made in wooden box, made in wooden box or earthen pots,
और अर्थेन पॉट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन छत्तों को इन छत्तों को इन छत्तों को एक से दूसरी जगह इन छत्तों को एक से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। एक से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। These heights can be these heights can be transferred from these heights can be transferred from one place to another और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ऊपर वाला जो छत्ता था वो एक साइड से खुला हुआ था, ये दोनों साइड से खुला रहता है। तो लिखेंगे ये छत्ते दोनों तरफ से खुले रहते हैं। ये छत्ते दोनों तरफ से खुले रहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दीज हाइट्स रिमेन these heights remain open at both side और यहीं पर आपका जो पारंपरिक मेथड था या पारंपरिक विधि थी मधुमक्खी पालन की या फिर इंडिजिनस जो मेथड था वो होता है पूरा। अब एपीकल्चर का पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड या फिर जिसे आधुनिक विधि कहा जाता है। तो दो मेथड मैंने बताए थे, एक पारंपरिक मेथड या इंडिजिनस मेथड। इंडिजिनस मेथड का सिंपल मतलब यही है जो एंशिएंट टाइम से काम में लिया जा रहा है, जो पुराने समय से काम में लिया जा रहा है वो हो जाएगा। और दूसरा मॉडर्न मेथड जो हम प्रेजेंटली काम में ले रहे हैं। बाकी पारंपरिक मेथड या पारंपरिक विधि में तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि इंडिजिनस मेथड के अंदर दो टाइप के हाइव्स होते हैं या दो प्रकार के छत्ते होते हैं। एक होता है स्थिर या फिक्स्ड, मैं बोल सकती हूँ फिक्स्ड या वॉल जिसे हाइव्स कहते हैं, और दूसरा होता है मूवेबल या जिसे चल छत्ता कहते हैं। एक जो है वो फिक्स रहेगा एक जगह पर, हो सकता है वो किसी वॉल के ऊपर हो, दीवार के ऊपर हो या फिर किसी पेड़ की शाखा पर हो यानी ब्रांच ऑफ ट्री पे हो। और दूसरा जो है वो मूवेबल वाला होगा या फिर जो गतिशील वाला होगा, चल भी बोल सकते हैं। ये ऐसे पॉट्स में बनाया जाएगा या तो वुडन बॉक्स में बनाया जाएगा या मिट्टी के पॉट में या बर्तनों में बनाया जाएगा, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा इंडिजिनस मेथड होता है पूरा। सेकंड लिखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। सेकंड लिखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। और हिंदी में लिखेंगे मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि। मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि। मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि। ऑब्वियसली ये वो विधि होगी, ये वो मेथड होगा जो कहीं ना कहीं ज्यादा मैं बोल सकती हूँ एडवांस होगा, ज्यादा साइंटिफिकली मैं बोल सकती हूँ यूज किया जाएगा, है ना। और प्रेजेंटली इसी को काम में लिया जाता है। तो ये लिखेंगे ये विधि वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब प्रेजेंटली, ये विधि वर्तमान समय में बहुत अधिक काम में ली जाती है।
बहुत अधिक काम में ली जाती है, बहुत अधिक काम में ली जाती है। This method is presently, this method is presently, this method is presently more in use. This method is presently more in use. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह विधि, यह विधि मधुमक्खी पालन की, यह विधि मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर की अधिक उन्नत विधि, अधिक उन्नत यानी डेवलप्ड, अधिक उन्नत व वैज्ञानिक विधि है, अधिक उन्नत व वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ज्यादा डेवलप्ड है और साइंटिफिकली भी इसी को साइंटिस्ट जो है वो ज्यादा बेटर बताते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दिस इज द मोर एडवांस मेथड ऑफ, दिस इज द मोर एडवांस्ड, दिस इज द मोर एडवांस्ड मेथड ऑफ, दिस इज द मोर एडवांस मेथड ऑफ एपीकल्चर ऑब्लिक करके बी कीपिंग, बी कीपिंग, बी कीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में चल छत्तों का, इस विधि में चल छत्तों का, चल छत्तों मतलब मूवेबल हाइव्स, इस विधि में चल छत्तों का प्रयोग किया जाता है, इस विधि में मूवेबल हाइव्स या कॉम्स चल छत्तों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। In this method, in this method, in this method, movable hives are used. Movable hives are used. Movable hives are used. In this method, movable hives are used. ठीक है, अब मूवेबल हाइव के क्या संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। तो लिखेंगे चल छत्ते के भाग, चल छत्ते के भाग, चल छत्ते के भाग, इंग्लिश में लिखेंगे पार्ट्स ऑफ मूवेबल। भाई अगर आप मूवेबल हाइव्स बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ मूवेबल हाइव्स, पार्ट्स ऑफ मूवेबल हाइव, पहला लिखेंगे बेसल पार्ट, पहला लिखेंगे बेसल पार्ट, बेसल पार्ट या हिंदी में कहेंगे आधार भाग, आधार भाग, आधार भाग। भाई सिंपल ये एक आधार भाग मूवेबल हाइव में आधार भाग या बेसल पार्ट वो होगा, एक स्टैंड तरीके का होगा, स्टैंड जैसी स्ट्रक्चर होगी जिसके ऊपर पूरा छत्ता या हाइव जो है वो बनाया जाएगा। और इस स्टैंड की सहायता से ही, यानी ये जो बेसल पार्ट है इसी की सहायता से हम जो हाइव है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यह एक स्टैंड से बना होता है, यह एक स्टैंड से बना होता है, यह एक स्टैंड से बना होता है, जिस पर स्टैंड से बना होता है, जिस पर पूरा छत्ता, जिस पर पूरा छत्ता रखा रहता है, जिस पर पूरा छत्ता
रखा होता है, पूरा छत्ता रखा होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट इज मेड अप बाय, इट इज मेड अप बाय आई स्टैंड, इट इज मेड अप बाय आई स्टैंड on which the on which the on which the hive is constructed, on which the hive is constructed, on which the hive is constructed। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे बॉटम बोर्ड, सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगी बॉटम बोर्ड, सेकंड इज बॉटम बोर्ड, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे बॉटम बोर्ड, हिंदी में कहेंगे निचला तख्ता, बॉटम बोर्ड, निचला तख्ता, निचला तख्ता। लकड़ी का होगा, तख्ता नाम से ही पता चल रहा है, बोर्ड है लकड़ी का बना होगा, और इसको स्टैंड के ऊपर रखेंगे, है ना, स्टैंड के ऊपर रखेंगे, और जो ये हाइव होता है उसका फ्लोर बनाने का काम करता है, यानी फर्श बनाने का क्या करता है, काम करता है। तो लिखेंगे यह है लकड़ी से बना होता है, यह है लकड़ी से या ऑब्लिक करके लोहे से बना होता है, लोहे से बना होता है, लोहे से बना होता है, जिसे जिसे स्टैंड पर रखा जाता है। अभी पीछे जो हमने स्टैंड देखा था, तो जिसे स्टैंड पर रखा जाता है, स्टैंड पर रखा जाता है, तथा यह मधुमक्खी के छत्ते का, तथा यह मधुमक्खी के छत्ते का फर्श या फिर फ्लोर बनाने का, फर्श या फ्लोर बनाने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट इज मेड अप बाय, या बॉटम बोर्ड इज मेड अप बाय, बॉटम बोर्ड is made up by wood or iron, wood or iron, wood or iron, which is placed on, which is placed on, which is placed on stand, which is placed on stand, and it form the, it form the, it form the floor of the hive, it form the फ्लोर ऑफ द हाइव। मतलब हाइव जो है सबसे पहले स्टैंड हो जाएगा, फिर स्टैंड के ऊपर जो है हमारा बॉटम बोर्ड आ जाएगा, जो बॉटम बोर्ड होगा वो हाइव का मैं बोल सकती हूँ फ्लोर बनाने का या फर्श बनाने का क्या करता है, काम करता है। चलो तीसरी स्ट्रक्चर लिखेंगे ब्रूड चैम्बर, ब्रूड चैम्बर, ब्रूड चैम्बर्स, या फिर हिंदी में कहेंगे ब्रूड कक्षक, ब्रूड कक्षक, वो कक्षक जिसमें मधुमक्खियां अंडे देंगी। तो पहले बनाएंगी वो षटकोणीय चैम्बर, हेक्सागोनल मैं बोल सकती हूँ, हेक्सागोनल, कहीं ना कहीं हेक्सागोनल मैं बोल सकती हूँ, सेल्स बनाती हैं और फिर उनके अंदर एग जो है वो देती हैं। तो यह है छत्ते का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यह छत्ते का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो
5 से 10, जो 5 से 10 फ्रेम से 5 से 10 फ्रेम से मिलकर बना होता है, जो 5 से 10 फ्रेम से मिलकर बना होता है। अब ये फ्रेम जो है, इसी के अंदर जो हनी बी है वो क्या करेगी, अपने, मैं बोल सकती हूँ, मोम सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन करेगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइव, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइव, it is the most important part of hive which contain 5 to 10, which contain 5 to 10 5 to 10 5 to 10 frames, frames, which contain 5 to 10 frames, 5 to 10 frames, 5 to 10 फ्रेम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक फ्रेम में मधुमक्खियां, प्रत्येक फ्रेम में प्रत्येक फ्रेम में प्रत्येक फ्रेम में मधुमक्खियां षटकोणीय, षटकोणीय मतलब कैसी, अभी बताती हूँ। बेंजीन रिंग देखी होगी आपने, है ना, षटकोणीय कुछ इस तरीके से, षटकोणीय, या इंग्लिश में कहेंगे हेक्सागोनल, षटकोणीय या हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ये कलर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है ना। तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मोम की कोशिकाएं, मोम की कोशिकाएं बनाती हैं, मोम की कोशिकाएं बनाती हैं, मोम की कोशिकाएं बनाती हैं। हेक्सागोनल मतलब ये वाली शेप, जो बेंजीन रिंग की शेप आप लोग बोलते हैं वो वाली। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से और बना देती हूँ, वैसे तो ये भी ठीक है पर और बेटर तरीके से हम देख लेते हैं। आई थिंक शेप में हमें मिल जाना चाहिए। हेक्सागोनल शेप इज अवेलेबल और नॉट, नो, है ना, हम ही देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी। तो लिखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे each frame contains hexagonal, each frame contain, हिंदी वाले बच्चे एज इट इज लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे each frame contains hexagonal wax combs, each frame contains hexagonal wax combs built by the honeybees, वैक्स कॉम्स होते हैं, वैक्स मैं बोल सकती हूँ मोम की कोशिकाएं होती हैं, कोष्ठक होते हैं जो मधुमक्खियों के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। चलिए यहीं पर ब्रूड मैं बोल सकती हूँ, ब्रूड मैं बोल सकती हूँ जो आपका चैम्बर है या वो होता है कंप्लीट। फिर डी लिखेंगे सुपर चैम्बर, डी लिखेंगे सुपर चैम्बर, इंग्लिश हिंदी में सेम रहेगा, सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर एक तरीके से एक्स्ट्रा फ्रेम्स होते हैं, सुपर चैम्बर जो है वो एक्स्ट्रा फ्रेम्स होते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्रेम्स लगे रहते हैं जिसमें हनी को या शहद को इकट्ठा किया जाता है। यानी सुपर चैम्बर के अंदर प्रॉपरली हनी जो होता है, शहद जो होता है
उसको स्टोर करने का काम या इकट्ठा करने का काम जो है वो किया जाता है। तो लिखेंगे इस चैम्बर में, इस चैम्बर में, इस चैम्बर में अतिरिक्त फ्रेम लगे रहते हैं। इस चैम्बर में अतिरिक्त फ्रेम, अतिरिक्त फ्रेम लगे रहते हैं, अतिरिक्त फ्रेम लगे रहते हैं, अतिरिक्त फ्रेम लगे रहते हैं। पहले तो एक पॉइंट यही लिख लो, है ना। तो इन दिस चैम्बर, इन दिस चैम्बर, इन दिस चैम्बर, चैम्बर सेवरल एडिशनल, सेवरल मतलब बहुत सारे, several additional frames are present, several additional frames are present, several additional frames are present। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन फ्रेमों पर, इन फ्रेमों पर, इन फ्रेमों पर मोम की परत लगी रहती है। इन फ्रेमों पर मोम की परत लगी रहती है, जिन पर मोम की परत लगी रहती है, जिन पर, जिन पर शहद, जिन पर शहद, शहद, जिन पर शहद एकत्रित किया जाता है या संग्रहित किया जाता है, जिन पर शहद संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे these frames have wax covering, these frames have wax covering, these frames have wax covering, wax covering, and are mainly used for, and are mainly used for honey storage, honey storage, honey storage। ठीक है, चल ये हो गया हमारा सुपर चैम्बर। डी पढ़ते हैं सुपर चैम्बर, ई पढ़ेंगे इनर कवर, ई पढ़ेंगे इनर कवर, आंतरिक ढक्कन, इनर कवर या हिंदी में कहेंगे आंतरिक ढक्कन। इनर कवर या आंतरिक ढक्कन लिखेंगे। यह आंतरिक ढक्कन लकड़ी का बना होता है। आंतरिक कवर या आंतरिक ढक्कन लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, जो सुपर चैम्बर को, जो सुपर चैम्बर को, जो सुपर चैम्बर को ढकता है, जो सुपर चैम्बर को ढकता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इनर कवर इज मेड अप बाय, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इनर कवर इज मेड अप ऑफ वुड, इनर कवर मेड अप ऑफ वुड, मेड अप ऑफ वुड which cover the, which cover the, which cover the, which cover the super chamber,
सुपर चैम्बर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे एफ, आउटर कवर। आउटर या फिर इसी को टॉप कवर भी कहते हैं, आउटर कवर या टॉप कवर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बाह्य आवरण, बाहरी ढक्कन, बाहरी ढक्कन। बाहरी ढक्कन लिखेंगे बाहरी ढक्कन मुख्यतः, बाहरी ढक्कन मुख्यतः जिंक से बना होता है। बाहरी ढक्कन मुख्यतः जिंक से बना होता है, जिंक से बना होता है, जो पूरे छत्ते को, जो पूरे छत्ते को ढकता है, मतलब कंप्लीट हाइव को बेटा कवर करता है, पूरे छत्ते को या पूरे हाइव को बेटा कवर करता है, जो पूरे छत्ते को ढकता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे आउटर कवर इज मेड अप बाय द जिंक, आउटर कवर इज मेड अप ऑफ जिंक शीट, लिख लो जिंक शीट या जिंक की चादर, जिंक की चादर भी लिख सकते हैं, जिंक की चादर। तो आउटर कवर इज मेड अप ऑफ जिंक शीट which cover the complete hive, which cover the complete hive। अब पूरे, अगर मैं बोल सकती हूँ हाइव को कवर कर रहा है तो इसका काम क्या होगा, तो लिखेंगे यह पूरे छत्ते को, यह पूरे छत्ते को वर्षा, रेन, धूप, सनलाइट तथा बाहरी प्रभावों से यानी एक्सटर्नल इफेक्ट से, बाहरी प्रभाव मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट से बचाता है, एक्सटर्नल इफेक्ट से बचाता है। एक्सटर्नल इफेक्ट कोई भी, मान लो बाहर कुछ ऐसा है आंधी तूफान, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम यही करेगा, है ना। आउटर कवर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हाइव को। तो इट प्रोटेक्ट द कंप्लीट हाइव, it protect the complete hive, it protect the complete hive from the it protect the complete hive from the sunlight, oblique करके rain or from external effects, external effects। और यहीं पर ये हमारे जो बी कीपिंग के मेथड्स थे, यानी मधुमक्खी पालन की जो विधियां थी वो होती हैं पूरी। लास्ट टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपरली द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी या शहद का आर्थिक महत्व। तो हेडिंग डालेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, या हिंदी में लिखेंगे शहद का आर्थिक महत्व। भाई उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो लिखेंगे शहद का आर्थिक महत्व, शहद का आर्थिक महत्व। इंग्लिश में लिखा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, भाई शहद का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है।
ठीक है, तो पहला लिखेंगे फूड वैल्यू। पहला इसका यूज जो है वो फूड वैल्यू है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, तो लिखेंगे खाद्य महत्व। पहला लिखेंगे फूड वैल्यू, इंग्लिश में लिखेंगे खाद्य महत्व। खाद्य महत्व इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे शहद का, शहद का, शहद का सर्वाधिक उपयोग, शहद का सर्वाधिक उपयोग, शहद का सर्वाधिक उपयोग खाद्य उद्योग में, खाद्य उद्योग मतलब फूड इंडस्ट्री में, तो शहद का, शहद का सर्वाधिक उपयोग, सर्वाधिक उपयोग खाद्य उद्योग, खाद्य उद्योग इंग्लिश में फूड इंडस्ट्री में किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में लगभग लगभग 200 ग्राम शहद का पोषण मूल्य, पोषण मतलब कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, तो पोषण मूल्य लगभग 200 ग्राम शहद का पोषण मूल्य, पोषण मूल्य, पोषण मूल्य 9 से 15 लीटर दूध, 9 से 15 लीटर दूध, 1.5 लीटर मक्खन, मक्खन 1.5 लीटर मक्खन, और मीट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 ग्राम मीट के, 350 ग्राम मांस के बराबर होता है, मांस के बराबर होता है। पहले एक बार लिखेंगे फिर मतलब समझेंगे। 200 ग्राम शहद का, 200 ग्राम शहद का पोषण मूल्य, पोषण मूल्य 9 से 15 लीटर दूध, लगभग 1.5 लीटर मक्खन, किलोग्राम भी बोल सकते हैं, और 350 ग्राम मांस के क्या होता है, बराबर होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट पहले लिखेंगे फिर अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अबाउट 200 ग्राम ऑफ, अबाउट 200 ग्राम ऑफ, अबाउट 200 ग्राम ऑफ हनी बी, 200 ग्राम ऑफ हनी is equivalent in, is equivalent in food value of, food value of 9 to 15 liter milk, 9 to 15 liter milk, 9 to 15 liter milk, 1.5 liter of butter या 1.5 किलो of butter, 1.5 किलो बटर, और 350 ग्राम ऑफ मीट, 350 ग्राम ऑफ मीट, 350 ग्राम ऑफ मीट। अब मतलब समझ लेंगे। आप 200 ग्राम शहद खा रहे हो, अगर आप 200 ग्राम शहद खा रहे हो, इफ यू आर ईटिंग 200 ग्राम हनी, तो वो ये मतलब है कि भाई आप अगर 200 ग्राम शहद खा रहे हो तो इसका मतलब आपने 9 से 15 लीटर या तो दूध पी लिया, मतलब 9 से 15 लीटर दूध पियोगे और जितना न्यूट्रिशन तुम्हें मिलेगा वो आपको 200 ग्राम शहद से मिल जाता है। दूध की जगह अगर मैं बोल सकती हूँ, अगर आप मक्खन खा रहे हो, बटर खा रहे हो, तो आपने 1.5 किलो बटर खा लिया, 1.5 किलो बटर खा लिया, तो वो भी 200 ग्राम शहद के बराबर होता है। और फिर 350 ग्राम अगर मीट खा लिया है ना, 350 ग्राम अगर आपने मीट खा लिया या मांस खा लिया, तो वो भी एक वही बात है कि भाई उससे जितना न्यूट्रिशन मिलेगा उतना न्यूट्रिशन हमें 200 ग्राम शहद से क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, 200 ग्राम शहद से मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शहद में, शहद में,
शहद में शर्करा शर्करा विटामिन विटामिन तथा खनिज तथा खनिज तथा खनिज उपस्थित होते हैं। शहद में शर्करा विटामिन तथा खनिज उपस्थित होते हैं। खनिज उपस्थित होते हैं जो शरीर के द्वारा आसानी से जो शरीर के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो शरीर के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। हनी हैव शुगर्स हनी हैव या कंटेन शुगर हनी कंटेन शुगर विटामिन एंड मिनरल्स vitamins and minerals which can be easily absorbed by absorb को assimilation भी कहते हैं ना, तो which can be easily absorbed by या assimilated by body। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मेंशन कर रही हूं मैं। शर्करा का उपयोग केक, ब्रेड, हनी का है ना, शहद का लिखेंगे तो शहद का उपयोग केक, ब्रेड तथा कैंडी बनाने में किया जाता है। तथा कैंडी बनाने में किया जाता है। हनी इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक, कोमा लगा के कैंडी, प्रिपरेशन ऑफ केक, कोमा लगा के कैंडी, कोमा लगा के ब्रेड और फिर ETC लगा देंगे। और भी आएंगे बहुत सारे प्रोडक्ट ETC। ठीक है, तो यहीं पर पहला जो यूज है हमारा हनी का, शहद का जो पहला उपयोग है जो खाद्य उद्योग में किया जा रहा है, द फर्स्ट यूज ऑफ हनी विच इज यूटिलाइज्ड इन द फूड इंडस्ट्री इज नाउ कंप्लीटेड। ये पहला उपयोग तो होता है पूरा, लेकिन शहद के और भी काफ़ी उपयोग होते हैं, यानी हनी के और भी काफ़ी यूजेस होंगे। जैसे मेडिसिनल इंडस्ट्री में आपको पता है कफ सिरप्स या कफ के लिए जो हमारी टैबलेट्स वगैरह आती है, विक्स आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, विक्स की टैबलेट हम लोग खाते हैं जब हमें थोड़ा गला खराब लगता है, तो उनके फॉर्मेशन में मेडिसिनल यूजेस में भी हनी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी औषधीय मैं बोल सकती हूँ उपयोग भी किया जाता है शहद का बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।